डियर स्टूडेंट्स, टुडे थर्ड लेक्चर में फिजिक्स के 7th एंड 8th IIT फाउंडेशन के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज जितने भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, हम लोग SI यूनिट सिस्टम में जितने स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे मीटर के लिए, टाइम के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए, उन सभी स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे कि आखिर वो स्टैंडर्ड्स बनाए कैसे हैं। तो विद डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले आता है मास के लिए जो 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड बनाया गया, वो बनाया गया मास ऑफ 5.017 into 10 to the power 25 एटम्स ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के इतने एटम्स का जो मास होगा वही 1 किलोग्राम के नाम से जाना जाएगा। ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाया गया। यहां आप अगर ध्यान दें कि यहां पर लिखा हुआ है कार्बन 12, इसका मतलब है आप कार्बन के बारे में जानते हैं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 12 इसका मास नंबर है। तो मास नंबर प्लस मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 6 तो न्यूट्रॉन भी 6 हो गया, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं तो मास नंबर कहलाता है। तो C12 कहने का मतलब है कि वैसा कार्बन जिसका मास नंबर 12 है। C14 भी होता है वैसा कार्बन जिसका मास नंबर 14 है, इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन बट 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये आइसोटोप्स कहलाते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो कार्बन 12 के इतने एटम्स का जो मास होगा वही 1 किलोग्राम के नाम से जाना जाएगा, ऐसा बताया गया। फिर बार बार ऐसा करने से बचने के लिए एक जब स्टैंडर्ड बन गया 1 किलोग्राम तो उसका एक सिलेंडर बनाया गया, जैसे जिसको आप बटखारा कहते हैं। आप सामान लेने जाते हैं, बटखारा होता है जिससे कि आपको सामान तौल के दिया जाता है। उसी तरह से ये एक सिलेंडर बनाया गया और उसको रख दिया गया। और सिलेंडर बनाया क्या चीज का गया? प्लैटिनम इरिडियम का। प्लैटिनम इरिडियम इसलिए क्योंकि ये लोहा का बनाया जाता, तो लोहा में जंग लगता है और जंग लग के वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो स्टैंडर्ड नहीं रह पाता है। इसलिए प्लैटिनम इरिडियम, आप जानते होंगे कि लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है प्लैटिनम, ये सबसे कम रिएक्शन करता है, तो इसका लॉस भी, डिस्ट्रक्शन भी सबसे कम होता है। तो प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर बना के कहां रख दिया गया? IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, जो कि फ्रांस में है, पेरिस में है, फ्रांस में। वो आपको रिटन नोट्स जो असाइनमेंट में दिया जाएगा उसमें चला जाएगा, उससे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तो रख दिया गया और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है मीटर लेंथ के लिए। 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन इतना समय। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 8 नहीं होता है, 299792458 इतना मीटर पर सेकंड होता है, जिसको कि अगर आप लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 299792458, हम एक अंक बाद इधर से राइट से डेसिमल दें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इंटू यहाँ 10⁸ कितना होगा? ये 2.99 को अप्रॉक्सीमेटली में लिख दिया जाता है 3 × 10⁸। तो अगर आप इसको वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकंड, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों इसको ऐसा सुना गया? क्योंकि हम जब जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है तो हम लोग डिस्टेंस बराबर फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 299792458 इनटू 1/299792458, दोनों कट के 1 मीटर आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड, यहां सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया और ये 1 मीटर के इक्वल हो गया। तो ये हो गया 1 मीटर। इसके लिए एक और स्टैंडर्ड बनाया गया कि आल्सो इक्वल टू द 1650763.73 वेवलेंथ्स, 0.73 वेवलेंथ्स emitting from chromium 86। ये आपको शायद अभी ना समझ में आया क्योंकि हम लोग अभी वेव के बारे में नहीं जानते हैं।
तो वेवलेंथ के बारे में भी नहीं जानते। जो हम बोल रहे हैं ये साउंड, ये वेव है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव का एक वेव की जो लंबाई होती है, सिंगल वेव की जो लंबाई होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। सिंगल वेव को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये दिस इज द सिंगल वेव, और इसकी लंबाई वेवलेंथ लैम्डा से दिखाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आप बस याद रखिए इस बात को कि हर एक एलिमेंट ऑसिलेट कर रहा है, आपको हमको दिखता नहीं है। जैसे कि आप सिंपल इस रूम में ऑब्जर्व करते हैं कि जब पंखा घूमता है तो डायना हमको अलग अलग नहीं दिखता है। डायना अलग अलग क्यों नहीं दिखता है? तो हम लोग का एक परसेप्शन है, हमारा माइंड का एक कैपेसिटी है किसी भी चीज को परसेप्ट करने के लिए। वो कैपेसिटी है कि हम एक सेकंड में 10 ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या 10 साउंड को सुन सकते हैं। तो जब आप 10 ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं डिफरेंट, तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट के लिए 1/10 सेकंड हुआ, तो 1/10 सेकंड के बाद ही दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, तभी हम उसको सुन पाएंगे, अन्यथा हम उसको सुन नहीं पाएंगे। तो ये चीज है। तो 1 मीटर इज, तो इसलिए ये सब ऑसिलेशन वगैरह जो है हम लोग को दिखता नहीं है। हर एक चीज ऑसिलेट कर रहा है, हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो है जो एक ऑर्बिट में फिक्स नहीं होता है। आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही ऑर्बिट में फिक्स नहीं होता है, वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है, हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है। इससे लोअर से हायर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हायर से लोअर आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। तो उसका वेवलेंथ तो इतना वेवलेंथ के बराबर 1 मीटर होता है। ये बहुत बड़ी संख्या है, याद रखनी चाहिए खाली अभी आपको। जब हम लोग वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां पर कहेंगे तो हम इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इसको अभी आप याद रखेंगे। 1 सेकंड की बात की जाए तो ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 ऑसिलेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम्स। हम अभी आपको बताया कि हर एक एलिमेंट मोशन में है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेशन में होते हैं, हम लोग को दिखता नहीं है, वो हमेशा ऑसिलेशन में होता है। जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हैं, मेटल को, तो इस एंड को गर्म करते हैं तो दूसरे एंड भी गर्म हो जाता है, तो उसमें ये ऑसिलेशन ही एक पार्ट लेता है कि एक तरफ आप एनर्जी देना शुरू करते हैं, ऑसिलेशन के थ्रू एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है, दूसरा एटम तीसरे को ट्रांसफर करता है, इस तरह से दूसरा एंड गर्म हो जाता है। तो इस सब के बारे में हम विशेष और पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ इतना ऑसिलेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम्स जो है 1 सेकंड कहलाता है। मतलब जितना देर में इतना ऑसिलेशन हो जाए उसको 1 सेकंड कहते हैं। फिर आते हैं हम टेम्परेचर के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया 1 केल्विन, वो क्या है? तो वो 1/273.16 टाइम्स जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ एक नया टर्म आया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? ट्रिपल पॉइंट मतलब तीन से रिलेटेड है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? कि द टेम्परेचर एट विच a substance is found in all 3 states। आप जानते हैं कि कोई भी सबस्टांस का जनरली 3 स्टेट्स होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑल्सो आगे जब हम स्टेट पढ़ेंगे तो 2 स्टेट के बारे में और जानेंगे, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बेसेनोवा कहा जाता है। ये 5 स्टेट्स हैं, 5 अवस्थाएं हैं किसी भी पदार्थ का। लेकिन अभी हम लोग को बस यही जानना है कि वैसा टेम्परेचर जिसमें जो जनरल फिजिकल स्टेट जो है प्लाज्मा और बेसेनोवा तो नॉर्मल स्टेट है नहीं, नॉर्मली वो पाया नहीं जाता है। तो यहाँ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आप देखे होंगे कि जब आप आइसक्रीम खा रहे होंगे, बर्फ देखे होंगे तो देखे होंगे कि उससे भाप भी निकलता रहता है और उसमें पानी भी रहता है ऊपर में, और वो सॉलिड अवस्था में भी रहता है। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है अपने तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर इसको आप केल्विन में बदलेंगे तो ये केल्विन एक्चुअल में आप जो जानते हैं केल्विन 273 डिग्री नहीं होता है, 150 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है 273.15 डिग्री केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसको इसके बराबर हो जाएगा 273.16 केल्विन। तो 273.16, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया? 0.01 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज किया तो 273.16। तो आप जब उसको भागा देंगे, डिवाइड करेंगे 273.16 से, तो कितना आएगा? एक कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 केल्विन।
देन इस तरह से हम 1 केल्विन को डिफाइन किए कि इट इज इतना टाइम्स ऑफ, बस एक डिफिनीशन के लिए। आप कहेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी नोन ही है कैसा, लेकिन हाँ ये बस एक डिफाइन करने के लिए आसान कह सकते हैं कि इतना टाइम्स है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है, वो हमेशा हमारे लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम इसको एक डिफाइन के लिए यूज किए कि 1 केल्विन इज इक्वल टू इतना टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अभी हम लोग जस्ट जब हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देख रहे थे तो वहां पे ये बात आया कि सॉलिड लिक्विड गैस की बात आई। तो सॉलिड लिक्विड गैस की बात आई तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स मींस वेरिएबल क्या होते हैं? वैसे क्वांटिटी जो वेरी करते हैं। अ स्टेट मतलब कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, देन दोज फिजिकल क्वांटिटीज which determines the state of a substance। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी सब्सटेंस के स्टेट को निर्धारित करते हैं, इनमें आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर सिर्फ होता है जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो सॉलिड लिक्विड, ठंडा करते हैं तो सॉलिड होता है, गर्म करते हैं तो लिक्विड और गैस बनता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड एंड गैस, घटाते हैं तो सॉलिड। लेकिन आप और दो चीजों को ऐड कर लीजिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दीज 3 और भी है, इसके अलावा भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, इंटरनल एनर्जी होता है और भी चीज, लेकिन वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी मेन ये सब तीनों के बारे में आप जानते हैं। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वॉल्यूम आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, जिसका यूनिट मीटर क्यूब है, इसका यूनिट न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर जिसको पास्कल कहा जाता है, और टेम्परेचर तो अभी हम पढ़े ही केल्विन। तो ये तीनों अभी नॉर्मल स्टेट वेरिएबल्स है, तीनों चीज स्टेट डिटरमाइन करते हैं। जैसे आप किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनाना है तो आप सिंपली कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऐसा होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो वापस गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होगा। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड का होता है, लिक्विड से ज्यादा वॉल्यूम गैस का होता है। तो वॉल्यूम भी अगर हम बढ़ाएं तो भी ऐसा ही होगा, और उल्टा प्रेशर को बढ़ाएंगे ऐसे, प्रेशर ऐसे बढ़ाएंगे इधर की ओर, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इसका एग्जांपल आपके घर में है एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी जिस गैस से रसोई गैस से जो खाना बनता है हम लोग क्या सिलेंडर जो होता है, देखते हैं कि उसमें पानी जैसा कोई चीज मिलता है, हम उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि उसका हाई प्रेशर से गैस को भर दिया जाता है तो लिक्विड बन जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस तरह से अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो ये तीनों क्वांटिटी जो है स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। यही तीनों क्वांटिटी जो है किसी भी चीज के स्टेट्स को डिटरमाइन करता है। तो ये थोड़ा सा चर्चा है यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स का, बाकी इसका तो एक चैप्टर ही है। नाउ पांचवा स्टैंडर्ड है जो कि करंट का 1 एम्पियर, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो इसको डिटरमाइन किया जाता है, अभी आप ये सब चीज जानते नहीं है, सब चीज पहला बार आपके नजर में आ रहा है, लेकिन इसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है जिस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि जब भी दो करंट कैरिंग वायर हम लोग लेते हैं, दो करंट कैरिंग वायर मतलब कि दो तार लेते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, और उसको कुछ दूरी पर रखते हैं, तो कुछ दूरी पर रखते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे आप समझिए कि इस करंट के कारण यहां नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बन जाता है, इसके कारण यहां नॉर्थ पोल बनता है, इसके कारण यहां साउथ पोल बनता है, और दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होता है। और अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ऐसा इसलिए है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम सुने होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से मैग्नेट बनाया जाता है। जब किसी सॉफ्ट आयरन, मान लीजिए एक सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन का नाम आप सुने होंगे। सॉफ्ट आयरन को हम थोड़ा सॉफ्ट होता है, मोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन हार्ड आयरन को मारेंगे हथौड़ा तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो सॉफ्ट आयरन के जब चारों तरफ हम तार को लपेट दें और उसमें करंट दें तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। आप पढ़े होंगे ऐसा एक्टिविटी में, नहीं भी पढ़े होंगे तो ये सब चीजें आगे आएंगी नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप अभी समझिए कि दो कोई करंट कैरिंग वायर जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा होगा सेम डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा।
तो 1 एम्पियर को डिफिनीशन को डिफाइन करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका ये दिख रहा है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ से डिवाइड किया हुआ आप देख रहे होंगे, लेंथ है नीचे यानी इस वायर का लेंथ है। ये जो म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं, इसको म्यू नॉट कहा जाता है। ये म्यू नॉट 4 पाई एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7, इसका वैल्यू होता है। और ये I1 I2 अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 एम्पियर कंसीडर करते हैं कि दोनों वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और ये D को 1 मीटर की दूरी रखते हैं, D को 1 मीटर की दूरी रखते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 10 टू द पावर -7, 2 into 1 एम्पियर गुना 1 एम्पियर बटा 1 मीटर, तो ये फोर्स आएगा 2 into 10 to the power -7 न्यूटन। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर को कि 1 एम्पियर वह करंट है जो किसी वायर में ट्रैवल करता है, 1 एम्पियर वह करंट है जो किसी वायर में ट्रैवल करता है, दो वायर में जो कि 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाता है। अट्रैक्शन लगाएगा जब सेम डायरेक्शन में होगा, रिपल्सन लगाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फोर्स लगाता है, उसका वैल्यू होता है 2 into 10 to the power -7 न्यूटन। यानी 1 एम्पियर इज द करंट when travel in two wires kept at a separation of 1 meter, then they attract or repel with a force of 2 into 10 -7 न्यूटन। then 1 एम्पियर इज वह करंट है जिसमें ऐसा होता है। तो ये 1 एम्पियर। अब नाउ 6th नंबर जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी या कैंडेला। नाउ द 6th ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मींस होता है लाइट, ज्योति, और इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। ये इंटेंसिटी टर्म वेरियस जगहों पे आता है जो कि एकदम स्ट्रांगनेस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटेंसिटी जहां भी होगा तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बटा टाइम पावर भी होता है, तो हम इसको पावर बाई एरिया भी कहते हैं, पावर बाई एरिया भी कहते हैं। जहां जैसे तीव्रता, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा तीव्र होगा, जितना कम एरिया से ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ज्यादा तीव्र होगा, जितना कम समय में निकलेगा तभी ज्यादा निकलेगा। जैसे आप कहते हैं कि आपके यहाँ घर में लाइट लगा हुआ 50 वाट का है, तो 50 वाट उसका पावर है, मतलब कि वो 50 जूल एनर्जी पर सेकेंड इमिट कर रहा है, 50 जूल एनर्जी पर सेकेंड इमिट कर रहा है। अगर आपको उस बल्ब का एरिया पता है, जैसे स्फीयर का एरिया होता है 4πr², जैसे सिलेंडर का एरिया होता है, सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया होता है πr²h, वॉल्यूम होता है πr²h, 2πrh होता है उसका सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया। तो 2πrh जो होता है वो उसका एरिया से जब डिवाइड करेंगे तो आपको इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा इंटेंसिटी। आप जब भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे या किसी भी प्रकार के इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है या पावर बटा एरिया होता है। तो पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कहने का मतलब है कि अगर एक एरिया से t टाइम में E एनर्जी निकल रहा है तो एक एरिया से एक टाइम में E बाई, आप यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे कि सिंस, और ये हो गया फॉर, कि एक एरिया से अगर t टाइम में E एनर्जी निकल रहा है तो 1 एरिया से 1 टाइम 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में कितना है, तो E बाई दोनों डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन जब ये तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुआ, लेकिन जब इसका यूनिट जो 1 कैंडेला डिफाइन किया गया है उसका एक अमाउंट बताया गया है कि इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी का वह मात्रा है जो लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वह मात्रा है जो इतना एरिया से निकले, इतना मीटर स्क्वायर 1/60,000 मीटर स्क्वायर से निकले। किससे निकले, तो ब्लैक बॉडी से निकले। और कितने टेंपरेचर पे निकले, तो टेंपरेचर 224 के केल्विन है, एंड प्रेशर कितना, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें दो चीजें है, इसको याद तो यही रखना है कि 1 कैंडेला जो है वो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है इतना मीटर स्क्वायर एरिया से। किसके एरिया से, तो ब्लैक बॉडी से। कितना टेंपरेचर पे, तो 22,024 केल्विन पे, और कितने प्रेशर पे, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सेम निकले। और वो भी किधर निकले, तो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर मतलब कि उस सरफेस से एकदम इस साइड से निकलना चाहिए, जैसे स्फेरिकल सरफेस है तो एकदम रेडियस से निकलना चाहिए, हम परपेंडिकुलर। तो इसमें सबसे एक चीज आया
इंटेंसिटी तो हम लोग यहां समझे, दूसरा ब्लैक बॉडी आया। तो ब्लैक बॉडी आप समझेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे कभी हीट, तो व्हाइट बॉडी और ब्लैक बॉडी का बात आया होगा, या लाइट। व्हाइट बॉडी वैसा बॉडी होता है जो सारे लाइट या हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और ब्लैक बॉडी होता है जो सारे लाइट और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ इमिट ही नहीं करता, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। जैसे आप जानते हैं कि कोई चीज रेड हमको क्यों दिखता है, कोई क्योंकि वो सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ ही दिखेगा नहीं, ब्लैक ही दिखेगा, इसलिए उसका ब्लैक बॉडी नाम है। तो जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना अच्छा ही इमिटर होता है। अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को कभी पहले सन में बाहर रख दें और उसके बाद एक अंधेरा कमरा में रखेंगे तो बहुत शाइन करेगा, क्योंकि वो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतना अच्छा इमिटर होता है। इसलिए ब्लैक बॉडी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जितना अच्छा से एब्जॉर्ब करता है उतना ही अच्छा से इमिट करता है। टेम्परेचर समझ रहे हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। हम लोग जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर पूरा गैस से भरा हुआ और ये हम पर प्रेशर लगाता है, और ये हम पर प्रेशर लगाता है जिसका वैल्यू होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, यानी 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये मीनिंग है। या हम आप कह सकते हैं इतना × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर हमारा एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यानी एरिया जो आप निकालते हैं, जैसे सर्कल है, मान लेते हैं कि सर्कल है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस पे इतना न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा, किसके द्वारा, इस एटमॉस्फेयर के द्वारा। उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और उसका ये यूनिट हो गया 1 कैंडेला। आपको असाइनमेंट में रिटन नोट्स भी दिया है, उसमें इन सबको लिखा हुआ है बढ़िया से, उसको आप देख के उतारे, एक बार देखेंगे। नाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7th क्वांटिटी एसआई यूनिट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट कहा गया है मोल को। तो हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, इसका यूनिट है मोल। तो बात आती है दिमाग में कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस का अमाउंट है क्या। अगर हम कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ लेते हैं किसी अमाउंट में, तो अमाउंट हम किन किन चीजों से बताते हैं। जैसे अगर आपको पेन खरीदना है, कलम खरीदना है जाके, या एक अंडा खरीदना है जाके, तो आप क्या चीज में खरीदते हैं, तो आप संख्या में खरीदते हैं, नंबर्स में खरीदते हैं। तो नंबर इज द अमाउंट। तो 1 मोल इज द यूनिट ऑफ सबस्टेंस, देन इट कनेक्टेड विद अ नंबर। तो कनेक्टेड विद नंबर, तो हाउ मेनी नंबर्स, तो नंबर्स से कनेक्टेड है, तो ये नंबर है इक्वल, इट इज इक्विवेलेंट टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स को एक मोल कहा गया। ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, और इस नंबर का नाम भी एवोगाड्रोस नंबर है। एवोगाड्रोस नंबर है। हाइपोथेसिस के नाम से हम आपको बताया था कि हाइपोथेसिस जो है सिर्फ स्टेटमेंट होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, आपको बताया गया था। लेकिन वो अगर कोई ऐसा हाइपोथेसिस है जो लगता है कि एकदम सही है, उसके एविडेंस होते हैं, तो उनको मान लिया जाता है। तो ये भी माना हुआ चीज है। यही पार्टिकल्स जो है, आखिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि यही पार्टिकल क्यों, तो इसका भी जवाब आगे मिल जाएगा आपको कि इतना ही नंबर क्यों लिया गया। अभी आप समझिए, इसको याद रखिए कि इतने कलेक्शन को, जैसे 12 तक 1 दर्जन कहते हैं, जैसे और भी बहुत सारा संख्या है जिसका कुछ नाम है, कि 1 पे 10⁻³ को 1000 बोलते हैं, 10⁻6 को मेगा बोलते हैं। उस तरह से इतने पार्टिकल्स को एक मोल कहा जाता है, नंबर से कनेक्टेड इतने पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स भी अलग अलग हो गए। तो आप बात आती है कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप अपने एक केस को तौलिए, एक बाल को, तो कैसे तौलेंगे? हम आपको कहेंगे कि आप अपना एक केस का मास कल तौल के लाइएगा, कल बता के लाइएगा कि एक केस का मास आपका कितना है, एक हेयर का, ये एक केस का। कोई तरीका है आपके पास? सिंपल तरीका है कि आप एक केस को नहीं तौल सकते हैं, लेकिन अपने सारे केस को तो तौल सकते हैं। और सारे केस का संख्या हम लोग गिन सकते हैं। ये अलग बात है कि 100 आदमी को मिलकर गिनना पड़ेगा, या 200 को, या 1000 को मिलकर गिनना पड़ेगा, लेकिन गिना जाएगा और उस पर डिवाइड करके निकालना। तो वही चीज यहां भी कि एक एटम को तौलना संभव नहीं है, एक एटम का मास निकालना संभव नहीं है,
इसलिए इतने पार्टिकल्स का मास निकाला गया। और इतने पार्टिकल्स का ही मास क्यों निकाला गया? क्योंकि इतने पार्टिकल्स के मास को याद रखना आसान था। तो सबसे पहले नंबर से कनेक्टेड है 1 मोल, इतने पार्टिकल्स से। जब हम इसके बाद आते हैं नंबर के बाद, तो नाउ द सेकेंड अमाउंट आप क्या में खरीदा? तो चीनी जाते हैं खरीदने के लिए, क्या में जाते हैं खरीदने के लिए? तो चीनी जाते हैं खरीदने के लिए कि मास में खरीदने के लिए जाते हैं। तो दूसरा 1 मोल इज कनेक्टेड विद मास, देन मास किसके बराबर होता है? ये इक्विवेलेंट टू फॉर्मूला बेट, फॉर्मूला बेट इन ग्राम। ये 1 मोल जो है आखिर इतना ही पार्टिकल क्यों लिया गया? क्योंकि इसका मास हमेशा फॉर्मूला वेट इन ग्राम होता है। ये फॉर्मूला वेट क्या होता है? तो कहीं एटॉमिक वेट होता है, कहीं मॉलिक्यूलर वेट होता है, कहीं पर आयनिक वेट होता है। फॉर्मूला वेट इन ग्राम। तो और तीसरा नंबर जो है, आप दूध लाने जाते हैं तो क्या मिलाते हैं? वॉल्यूम। तो देन द थर्ड इज अमाउंट है जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम से कनेक्टेड है। तो वॉल्यूम में सिर्फ गैस के लिए, इसमें क्योंकि वॉल्यूम गैस का ही है, तो वॉल्यूम से कनेक्टेड है, तो वॉल्यूम के लिए इक्विवेलेंट होता है 22.4 लीटर या 22,400 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब इसको बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन जुटा हुआ है, एसटीपी या एनटीपी को स्टैंडर्ड कंडीशन है ये केमिस्ट्री के लिए, मतलब सब्सटेंस का एक स्टैंडर्ड कंडीशन है जिसमें हर एक गैस का वॉल्यूम इतना ही होता है, और ये सिर्फ ओनली फॉर गैस के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी दोनों जो है सारे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन वो उसके गैस के लिए इस्तेमाल होगा। तो 1 मोल इज कनेक्टेड विद नंबर, इतने पार्टिकल्स, 1 मोल इज कनेक्टेड विद फॉर्मूला वेट इन ग्राम, और इतना वॉल्यूम, तो इतना ही वॉल्यूम है, लेकिन किसी के गैस के लिए होगा। और जब ये स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल नेचुरल टेंपरेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर, सैचुरेटेड टेंपरेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, बहुत सारा इसका फुल फॉर्म है। स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दे, कुछ भी बोल दे, तभी हम इसके तरफ जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि, या उसका हिंट देना चाहिए कि हम इसी की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि 1 मोल इज पार्टिकल, यहां पर क्या है? तो ये पार्टिकल्स जो है वो एटम्स है, किसके लिए? तो एलिमेंट के लिए। ये मॉलिक्यूल्स है, किसके लिए? तो कंपाउंड के लिए। और ये आयंस है, किसके लिए? तो आयन के लिए। उसके बाद जब फॉर्मूला वेट की बात आए, तो एलिमेंट के लिए पार्टिकल एटम था, इसके लिए ये एटॉमिक वेट है। कंपाउंड के लिए, इसके लिए पार्टिकल मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट है। और आयन के लिए आयनिक वेट है, आयन ही है। तो हम जानते हैं कि आयनिक वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जैसे सोडियम है, इसके पास अभी 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन है। ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बट 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, यहाँ 11 प्लस 11 माइनस मिलके 0, लेकिन यहाँ एक प्लस चार्ज बच गया। तो ये प्लस, ये आयन तब बनता है जब यह इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिससे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और मास नंबर में हम लोग पढ़े कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सब में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, इसलिए आयन बनने में उसका एटॉमिक वेट वगैरह कुछ चेंज होता नहीं है। तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, अब किसी को ये पता नहीं होगा कि क्या है एटॉमिक वेट, तो उनको ये याद करना पड़ता है कि सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है,
जनरली बहुत सारे का डबल होता है, जैसे कार्बन का 6 है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, और बहुत सारे का एक ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक लगा के आप याद रख सकते हैं। और ये वॉल्यूम के लिए तो कोई अलग से कुछ नहीं है, बस कोई भी गैस होगा, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो एसटीपी एनटीपी पे है तो उसका वॉल्यूम इतना ही होगा। ये भी एक लॉ है जिसपे ये कहा गया है कि सारे गैसेस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन में सेम होता है, सारे गैस का वॉल्यूम। ये 22.4 लीटर या गैस। तो ये हो गया 1 मोल का डिफिनेशन। 1 मोल इज कनेक्टेड विद नंबर, मास एंड वॉल्यूम, क्योंकि अमाउंट की तीनों चीज में हम कहीं दिलाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो ऑटोमेटिक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है तो ऑटोमेटिक है कि अमाउंट से कनेक्टेड है, मास से, नंबर से, वॉल्यूम से। अब ये हम आते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इतने पार्टिकल्स है तो एटम के लिए, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। 1 मोल O यानी ऑक्सीजन एटम की बात की जाए, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम मींस ऑक्सीजन का फॉर्मूला वेट कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 8 होता है, मास नंबर 16 होता है, यानी हम 1 मोल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ये 16 ग्राम होगा। अब ये एलिमेंट की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स लिखे जाएंगे। यानी 1 मोल ऑक्सीजन का अगर हम वेट पूछेंगे तो 16 ग्राम होगा, 1 मोल ऑक्सीजन का एटम्स पूछेंगे तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होगा। आपको एक कंफ्यूजन ये भी हो रहा होगा कि बराबर की जगह ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ये इक्विवेलेंट का साइन है, मतलब कि इतने एटम्स का वो हम 1 मोल कहेंगे, इतने एटम्स का भाग 16 ग्राम होगा। इक्वल को कहने का मतलब है कि हम वेट लिखेंगे तभी 5 ग्राम लिख सकते हैं। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि इधर हम 5 लीटर लिखे इधर 5 ग्राम लिखे। हाँ, 5 लीटर का मास 5 ग्राम हो सकता है ना, 5 लीटर का मास 5 ग्राम हो सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम। 5 लीटर इज इक्वल टू 5 ग्राम नहीं लिख सकते हैं, वो गलत होगा, इसलिए यहां पर इक्विवेलेंट का साइन लिखा जाता है। और अगर हम लोग को कहा जाएगा कि एसटीपी तो 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी, ये लिखना जरूरी होगा। जब भी हम खुद से लिखेंगे तभी, या क्वेश्चन में दिया हुआ है तभी ये रिलेशन लिखा जाएगा, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखा जाएगा। अब हम ये तो आ गई 1 मोल O की बात। जब अगर हम बात करेंगे 1 मोल O2, तो हम सब जानते हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम मिलके 2 ऑक्सीजन एटम मिलता है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 बनता है, ये हमको पता है कि यानी एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। तो 1 मोल O2 की जब बात करेंगे तो अब यहां पर तो एक ऑक्सीजन था तो उसका 16 हुआ, अब यहां 2 ऑक्सीजन है तो दोनों का जुटेगा कि नहीं जुटेगा, 16 प्लस 16 कितना होगा, या 16 गुना 2 कर दीजिए 32। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे 32 ग्राम। यानी अगर आपसे कहा गया है ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो कहेगा कि आपको 1 मोल ऑक्सीजन लेके आना है, तो आप उसमें 32 ग्राम तौल पे लेके आएंगे। उसके बाद अब यहां ये कंपाउंड है, तो ऐसा गलती से नहीं सोचेंगे कि यहां इतना है तो इतना एटम्स लिखा है, अब यहां पर मॉलिक्यूल्स लिखा है, कंपाउंड है, इसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल, तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब यह बात है कि अगर यहां एटम्स पूछा जाएगा तो एक मॉलिक्यूल कितना से बना है, एक मॉलिक्यूल 2 से बना है, 2 से, एक मॉलिक्यूल 2 से बना है, तो यहां पर अगर एटम्स पूछा जाएगा तो हम 2 गुना इतना करेंगे, क्योंकि हमारे पास 32 ग्राम 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स है, तो इतना गुना इतना एटम्स कहा जाएगा। और अगर लेकिन वॉल्यूम की बात की जाएगी तो 22.4 लीटर या 22,400 सीसी एट, लेकिन एसटीपी और एनटीपी लिखना पड़ेगा। अब यहां पर मोल में एक कंफ्यूजन है, होता है कि 1 मोल ऑक्सीजन बोलने पे एटम समझे कि मॉलिक्यूल समझे, तो जनरली ये समझा जाता है कि जिस फॉर्म में वो अवेलेबल होता है। 1 मोल ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो ये समझेंगे, ये नहीं समझेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इसका भी एक दूर किया गया है, मोल का नाम चेंज कर दिया गया है। मोल का नाम क्या चेंज किया गया है, तो मोल का नाम चेंज किया गया है, 1 मोल को हम लोग कहते हैं 1 ग्राम एटम। तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये एलिमेंट की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है। जैसे अगर 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन कहा गया तो हम समझ जाएंगे कि O की ही बात हो रही है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स
उसके बाद अगर 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन अगर कहा जाएगा तो ये समझ जाएंगे कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और यहां अगर जब हम 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन बराबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। और ऑटोमेटिक जब मॉलिक्यूल्स होगा तो इसका 32 ग्राम लिखाएगा और यहां पर एटम होगा तो इसका 16 ग्राम लिखाएगा। और इसी तरह से अगर ग्राम आयन बोलेंगे 1 ग्राम आयन तो 1 मोल आयन की बात होगी। तो ये चीज था मोल से रिलेटेड कि 1 मोल क्या है। तो 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पता होना चाहिए तो ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो इसके क्वेश्चन के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आप जो पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं उसको याद करेंगे, या तो अगर आपके पास एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर का चार्ट है कम से कम 20 तक तो आप उसको इंटरनेट से या कहीं से भी डाउनलोड करके, या चाहे आपके पास अगर चार्ट है पीरियोडिक टेबल का तो 1 से 20 तक याद करेंगे। तो ये 1 मोल, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो सिंपल यूनिटरी मेथड से बन जाते हैं। अगर आप यूनिटरी मेथड से नहीं बनाएंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, तो सबसे आसान होता है कि यूनिटरी